आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं क्लाउज। क्लाउज क्या है? इसकी हिंदी होती है उपवाक्य। उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का एक छोटा सा भाग होता है। अब इसमें क्या है कि इफ़ क्लाउज है। इफ़ क्लाउज क्या है? इसके सामने मैंने यहाँ लिखा है इफ़ क्लाउज, यानी इफ़ क्लाउज है क्या चीज़? इफ़ क्लाउज है एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन। अब एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन क्या है? शर्त बताने वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य को कहते हैं। इस क्लाउज के आरंभ में या तो इफ लगता है, अनलेस भी लगता है, इन केस भी लगता है, वेदर भी लगता है, प्रोवाइडेड दैट भी लगता है, ऑन कंडीशन दैट भी लगता है, इवन इफ से भी बनता है ये वाक्य, अदरवाइज से भी बनता है, वंस से भी बनता है। तो ये चीज़ें इसके सामने लगी होती है। अब देखना ये है कि अब जैसे कि अब आपको देखना है कि इसमें अब इफ़ के हिस्से में ये कौन सा, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस कहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए। तो जैसा कि यहाँ इफ़ के हिस्से में मैंने रखा है यहाँ, तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, पहले हिस्से में इफ़ वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है और दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। लेकिन ये कौन सा कहलाएगा, कौन सा कंडीशन कहलाएगा? प्रोबेबल कंडीशन कहलाएगा। प्रोबेबल कंडीशन का अर्थ है संभावित शर्त। प्रोबेबल का अर्थ है संभावित और कंडीशन का अर्थ है शर्त, यानी वे शर्त इसमें रखे जाएंगे। इफ वाले हिस्से में वे शर्त रखे जाएंगे जिसको भविष्य में पूरा कर पाना आसान होगा, यानी जिसको भविष्य में पूरा किया जाएगा। इसमें शर्त रखेंगे लेकिन उसको पूरा किया जाएगा। अब इफ वाले हिस्से में जो ये सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको हम कहेंगे सब क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज, या इसकी हिंदी में हम इसको कहेंगे आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब है आश्रित उपवाक्य। अब इसे आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अब इसके बाद में जो दूसरा वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें जो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो वाक्य होगा, इसके अंदर शर्त को पूरा किया जाएगा। ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। इसको कहते हैं मेन क्लाउज, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, इसी को कहते हैं रिजल्ट क्लाउज। अर्थात ये सबऑर्डिनेट जो क्लाउज होगा, ये क्लाउज मेन क्लाउज पर निर्भर करेगा। ये अपनी अर्थ की पूर्णता के लिए इस पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसका अर्थ यहाँ आकर के पूरा होता है। यदि हम इसको पढ़ेंगे तो अर्थ की पूर्णता नहीं होगी, ये इसमें एक अधूरापन रहता है। इसके पूर्णता के लिए हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, तभी दोनों पूरे होंगे, अर्थात इसका अर्थ यहाँ पूरा होगा। इसीलिए इसको रिजल्ट क्लाउज कहते हैं, इसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं, इसे मेन क्लाउज भी कहते हैं। आइए इसी से संबंधित मैं आज आपको इफ क्लाउज अर्थात इफ क्लाउज में प्रोबेबल कंडीशन बताने वाला हूँ, यानी संभावित शर्त, यानी वे शर्त जिसको भविष्य में पूरा किया जाएगा या पूरा किया जा सकेगा। तो आज का जो हम पहला सेंटेंस ले रहे हैं वो है, पहला सेंटेंस है आज का, जैसे अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो। इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, यदि तुम दूसरों की सहायता करते हो। तो इसमें अब क्या अर्थ पूरा हो गया? ये इसके अंदर जो इसका अर्थ है वो इनकम्प्लीट है, इसमें कंप्लीट अर्थ नहीं है इसके अंदर। यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, क्या इसमें पूरा अर्थ मिल गया? नहीं मिला, इसमें एक अधूरापन है। यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो फिर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? तो यू, अब ये जो मेन क्लॉज देखिए, अब यू विल बी लव्ड, तो तुम्हें प्रेम किया जाएगा। इफ यू हेल्प अदर्स, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो, तो वर्तमान में अगर ये काम करोगे तो आपको यू विल बी लव्ड, तो तुम्हें यानी आपको चाहा जाएगा, आपको प्रेम किया जाएगा। यानी वो कौन लोग होंगे? दूसरे लोग होंगे ना। हाँ, यदि आप दूसरों को मदद करते हो तो दूसरे लोग आपको चाहेंगे। इफ यू हेल्प अदर्स यू विल बी लव्ड। तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। इसका अर्थ यहाँ पूरा होता है। ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है,
इनकम्प्लीट क्लाउज है और ये कंप्लीट है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है और ये मेन क्लाउज कहलाता है। ये मेन क्लाउज इसीलिए है कि यहाँ अर्थ पूरा है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आइए हम दूसरा देखते हैं सेंटेंस। अब अगर मैं यहां लिखता हूं इफ, और मैं यहां दूसरा वाक्य लिखूं कि इफ ही स्माइल्स, यदि वह मुस्कुराता है। देखिए इफ ही स्माइल्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ये प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। तो ये क्या है, स्माइल है, स्माइल के अंत में हमने एस लगाया है, क्यों लगाया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, इफ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। इफ ही स्माइल्स, यदि वह मुस्कुराता है तो ही विल नेवर बी सिक, तो वह बीमार कभी नहीं होगा। यदि वह मुस्कुराता है, ही विल नेवर बी सिक, वह कभी बीमार नहीं होगा, तो वह बीमार कभी नहीं होगा। अब इस वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें सेंस पूरा है, इसका सेंस इसमें पूरा है, वह कभी बीमार नहीं होगा, बीमार कभी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बीमार कभी नहीं होगा। कौन नहीं होगा, ही नहीं होगा, वह कभी बीमार नहीं होगा, इसमें अर्थ अपने आप में पूरा है। अब इसमें पूरा अर्थ नहीं है, इसमें अर्थ पूरा किस लिए नहीं है, देखिए इफ ही स्माइल्स, यदि वह मुस्कुराता है, पूरा अधूरा है ये, ठीक है ना, अधूरा लगता है पूरा, तो इसके अर्थ की पूर्णता के लिए हमें इस वाक्य को भी पढ़ना पड़ेगा, तब अर्थ इसका पूरा होगा, इसलिए ये मेन क्लॉज है। आइए अब दूसरा देखते हैं। अब ये भी बताते चले साथ साथ में कि इफ वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आता है और मेन क्लॉज के हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस आता है। तो सब्जेक्ट के बाद में हम अगर आई और वी है तो सेल का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। और इस वाले हिस्से में अगर आई है, वी है, यू है, दे है, यानी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है आपका, तो आप यहां प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी वर्ब के अंत में आपको एस यस नहीं जोड़ना होगा। अगर इसके सब्जेक्ट में, अगर इफ वाले भाग में ही सी इट अगर थर्ड पर्सन आया है, कोई सिंगुलर एक नाम है किसी व्यक्ति का, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आइए हम अगला सेंटेंस यूज करते हैं। अब यहां देखते हैं, जैसे अब यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोल सकेंगे। इफ यू, देखिए अब इसमें इफ नहीं है, यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोलने में समर्थ होंगे, अर्थात आप बोल सकेंगे। अब सकेंगे का अब जो है इसमें सकेंगे ये अर्थ क्यों रहा, देखिए कैन होता है, कैन का मतलब होता है सकना, यानी कोई काम आप सकते हैं, ठीक है, सकने के अर्थ में हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। इसका पास्ट फॉर्म होता है कुड, यानी कुड उसका कैन का पास्ट होता है हमेशा। कुड का अर्थ होता है सका या सका, सकी, सके, ये अर्थ जाता है उसमें, ठीक है। एक नॉर्मली अर्थ में अगर हम देखें तो प्रेजेंट फॉर्म है कैन, उसका पास्ट है कुड, तो उसकी फ्यूचर फॉर्म नहीं होती कैन की कभी। तो कैन की फ्यूचर फॉर्म को हमें बनाने के लिए शैल बी एबल टू या विल बी एबल टू का यूज करना पड़ता है। तो विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये कैन की फ्यूचर फॉर्म है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपको याद में रखना ही पड़ेगा। तो आगे देखिए, इफ यू लर्न इंग्लिश, अब जो है इफ वाला जो भाग है ये हमने बाद में लिखा है। अगर मान लीजिए इफ वाला हिस्सा, इफ वाला वाक्य अगर हम पहले लिखते हैं तो हमें कॉमा लिखना पड़ेगा, कॉमा डालना पड़ेगा, उसके बाद में मेन क्लोज लिखना होगा, ठीक है। अगर हम मेन क्लोज को पहले लिख लेते हैं, जैसे ये मेन क्लोज पहले लिख लिया, यू विल बी एबल टू स्पीक, आप बोल सकेंगे, तो ये मेन क्लोज हो गया।
अब मेन क्लोज को हमने पहले लिख लिया और शर्त वाले वाक्य को बाद में लिखा है, कंडीशन इसके अंदर है। इफ वाले भाग में हमने कंडीशन रखा है इफ यू लर्न इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी सीखते हो तो फिर क्या होगा, ये जानने के लिए हमें मेन क्लोज में जाना पड़ेगा। तो मेन क्लोज जो है उससे पहले जो इफ वाला क्लोज है, ये जो इफ क्लोज मैंने बाद में नोट किया है, इफ यू लर्न इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी सीखते हो, तो हमें यहाँ कोमा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों उपवाक्यों के बीच में, दोनों क्लाउज के बीच में इफ रखा गया है, यानी इफ से दोनों जुड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ कोमा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदि हम इफ को पहले लिखते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लेते हैं, तो हमें मेन क्लोज से पहले यहाँ कोमा लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूं इफ यू अगर स्टडी लिखता हूं यहाँ, इफ यू स्टडी मोर, यदि आप ज्यादा पढ़ते हैं, यदि आप ज्यादा पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ, शर्त आ गया, यदि आप ज्यादा पढ़ते हैं तो यू विल obtain more marks, MARKS। देखिए दोबारा, इफ यू स्टडी मोर, यदि आप अधिक पढ़ते हैं, यदि आप अधिक अध्ययन करते हैं, यू विल ऑब्टेन मोर मार्क्स, तो आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे। विल ऑब्टेन, प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। यदि आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आप ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, ये मतलब हुआ। यदि आप अधिक पढ़ते हैं तो आप अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो यह शर्त वाला भाग है, कंडीशन है इसमें, और ये रिजल्ट वाला हिस्सा है। तो दोनों के बीच में हमने क्या लगा है, कोमा, इसमें कोमा है। तो पहले वाला प्रेजेंट डेफिनेट होगा, इफ जहां लगेगा, इफ वाले हिस्से में हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट का वर्ब लगेगा, यानी वर्ब फर्स्ट का यूज होगा। और दूसरा जो मेन क्लोज है, दूसरा जो ये उपवाक्य है, क्लाउज जो है, इसमें सेल विल के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं। सेल विल लगेगा, आई वी है तो सेल, बाकी अन्य है कोई भी तो विल लगेगा इसमें। अगला देखिए सेंटेंस, अगला सेंटेंस छोटा सा ही आप जो है, ये आज हमारा टॉपिक है, इफ क्लाउज का ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ये। अगर मैं यहां लिखता हूं इफ सी स्टैंड्स फर्स्ट, यदि वह प्रथम आती है, यदि वह प्रथम आती है तो सी विल बी, यदि वह प्रथम आती है तो सी विल बी गॉट ए सिल्वर कॉइन। इफ सी स्टैंड्स फर्स्ट, यदि वह प्रथम आती है, सी विल बी गॉट, तो उसे मिलेगा ए सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का। यदि वह प्रथम आती है तो उसे चांदी का सिक्का मिलेगा। तो पहले यह शर्त पूरी होनी है, यह शर्त पूरी करेगी तभी इस कार्य को किया जाएगा, यानी कि वर्तमान में यह काम पूरा होगा तभी भविष्य में यह रिजल्ट मिलने वाला है। इफ यू स्टैंड्स फर्स्ट, इफ सी स्टैंड्स फर्स्ट, यदि वह प्रथम आती है, सी विल बी गॉट, उसे मिलेगा, उसे दिया जाएगा, उसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ए सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का तभी मिलेगा ना जब वो इस शर्त को पूरा करेगी, यानी प्रथम आएगी। तो कहने का मतलब ये शर्त है इसमें, और ये शर्त को पूरा करने वाला मेन क्लोज है, ठीक है। और ये यानी कि मेन क्लोज है, ये ध्यान रखना है। देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं आई शैल बी रिवॉर्डेड, I shall be rewarded if I win the race. I shall be rewarded, मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। If I win the race, यदि मैं दौड़ जीतता हूं, यदि मैं दौड़ जीतूंगा तभी मुझे पुरस्कृत किया जाएगा ना, तभी मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसमें शर्त है कि if I win the race, यदि मैं दौड़ जीतता हूं, आई शैल बी रिवॉर्डेड, तो मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये क्या है, प्रोबेबल
इसमें प्रोबेबल कंडीशन है ये, यानी संभावित शर्त है। इसमें इफ वाले हिस्से में संभावित शर्त को रखा गया है, यानी कि वो शर्त है जिसको पूरा किया जाना संभव है। और ये जो रिजल्ट क्लोज है, मेन क्लोज है, इसमें इस अर्थ की पूर्णता है। ठीक है, ये है इसमें, इसीलिए यानी इस शर्त को पूरा किया जा सकेगा भविष्य में, तभी हम प्रोबेबल कंडीशन का यूज करते हैं। यानी इस कंडीशन को हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं कई बार। देखिए जो है एक सेंटेंस और समझ लीजिए। अगर मैं यह लिखता हूं इफ ही गोज फॉर ए वॉक, यदि वह घूमने के लिए जाता है, यदि वह घूमने के लिए जाता है तो ही विल enjoy the beauty of nature। देखिए, इफ ही गोज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। इफ ही गोज फॉर ए वॉक, यदि वह, यानी अगर वह घूमने के लिए जाता है, यदि वह घूमने जाता है तो ही विल इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाएगा। यानी प्रकृति की जो सौंदर्य है, प्रकृति की सौंदर्य का वो आनंद उठाएगा। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद वो तभी उठा पाएगा जब वो घूमने के लिए जाएगा, जब वो घूमने जाएगा, यदि वह घूमने जाएगा। इफ ही गोज फॉर ए वॉक ही विल इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये हुआ इसका जो है रिजल्ट क्लोज। और ये जो पहले वाला जो है इफ वाला हिस्सा है, ये शर्त वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको संक्षिप्त में कहते हैं सब क्लोज। तो और दूसरे को कहते हैं मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज या रिजल्ट क्लोज। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये कंडीशन प्रोबेबल का अंक पूरा हुआ और आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सारे कंडीशन के सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा।